Hello friends, happy World Diabetes Day to all of you and welcome in the Perfect Physio Tutorial YouTube चैनल। मैं भुवनेश्वर और आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू टॉपिक मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। इसमें हम इसके मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है इसलिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक टेस्ट की, डायबिटीज मेलाइटिस के लिए कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करते हैं, तो पहला है A1C टेस्ट। जो A1C टेस्ट है, A1C एक टाइप का हीमोग्लोबिन का वो पार्ट है जहाँ पर हमारा शुगर मालिक्यूल या ग्लूकोज मालिक्यूल अटैच होता है। तो हम ये टेस्ट करते हैं, इसमें ये फाइंड आउट करते हैं कि ये A1C का लेवल है हमारे ब्लड में वो कितना है। तो A1C का जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 5.7% से कम होती है, लेकिन अगर 5.7 टू 6.4 के बीच का है तो इसे हम प्री डायबिटिक कंडीशन मानते हैं, और अगर मोर देन 6.5 है % है तो इसे हम डायबिटीज कंडीशन मानते हैं। तो जो रेंज है 5.7 टू 6.4 ये प्री डायबिटिक रेंज है, और अगर इससे हायर होता है A1C का लेवल तो इससे ज़्यादा रिस्क होते हैं डायबिटीज होने के, डायबिटीज मेलाइटिस होने के। इसमें टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस होता है तो A1C का लेवल बढ़ता है। अब दूसरा टेस्ट है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट। इसमें हम बिना खाना खिलाए पेशेंट को, जब वो फास्ट रहता है मीन्स मॉर्निंग में हम ये टेस्ट करते हैं, तो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो है वो 99 mg/dl से कम या उसके बराबर होता है, मीन्स 99 mg/डेसीलीटर। अगर 100 टू 125 mg/डेसीलीटर के बीच का रेंज है तो उसे हम प्री डायबिटिक कंडीशन मानते हैं, और अगर मोर देन 126 mg/डेसीलीटर है तो इसे हम डायबिटिक कंडीशन जो है इंडिकेट करते हैं। अब हम बात करते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट की। तो इसकी जो नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज, जैसा कि हमने बताया 99 या 95 mmHg, ये इससे नीचे होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि 1 आवर कुछ हमने पेशेंट को ग्लूकोज का सोल्यूशन दिया, उसके 1 आवर बाद जो हमने टेस्ट किया तो जो ब्लड शुगर लेवल नॉर्मली होना चाहिए वो 180 mg/डेसीलीटर से कम होना चाहिए। और अगर 2 आवर्स के बाद हम चेक करें ग्लूकोज सोल्यूशन देने के बाद तो वहाँ पर 155 mg/डेसीलीटर से कम होना चाहिए। तो अगर इससे कम है तो फिर ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है, और अगर इससे ज़्यादा इंक्रीज होता है तो मीन्स डायबिटिक कंडीशन है। अब बात करते हैं रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट की, जो हम रैंडमली टेस्ट करते हैं। तो इफ़ यू हैड अ फास्टिंग ब्लड शुगर ग्लूकोज टेस्ट अ लेवल बिटवीन, अगर हम फास्टिंग कंडीशन जब करते हैं बिना खाना खाए पिए, तो उस कंडीशन में अगर 70 टू 100 mg/डेसीलीटर है तो हम इसे नॉर्मल कंसीडर करते हैं। इफ़ यू हैड अ रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट नॉर्मली रिजल्ट डिपेंड ऑन व्हेन यू लास्ट इट। तो जब हम रैंडमली ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं तो उसमें ये उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हमने कितनी देर पहले खाना खाया है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम द ब्लड शुगर लेवल इज विल बी 125 mg/डेसीलीटर होता है जब हम चेक करते हैं, क्योंकि पेशेंट को खाना कब खाया है उस पर डिपेंड करता है ये। तो ये सारे टेस्ट हैं जो अभी तक हमने बात किया, 3 टेस्ट की, तो 4 हो गए। जब से A1C टेस्ट, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट, देन ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट। तो इसको हम करते हैं, और इसको हम डायबिटीज़ को चेक करने के लिए करते हैं, साथ ही साथ प्री डायबिटिक पेशेंट को में भी करते हैं, और इससे पता चलता है उनको डायबिटीज़ हो रही है या कितना ब्लड शुगर लेवल है, ये सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस की। तो जो जैसे कि हमने बात किया था 3 टाइप्स की डायबिटीज मेलाइटिस होती हैं, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस और जेस्टेशनल डायबिटीज। तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस जो है उसके लिए हम इंसुलिन थेरेपी देते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के लिए ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हैं, कुछ ड्रग्स हैं, उनको हम देते हैं। और जेस्टेशनल डायबिटीज जैसा कि हमने कल पैथोफिजियोलॉजी में बताया ही था कि ये कम्बिनेशन की वजह से इसमें कंबाइन होती है, मतलब टाइप 1 भी होता है, टाइप 2 भी होता है, और पेशेंट की नीड और पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो इसमें इंसुलिन थेरेपी भी दे सकते हैं और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट भी दे सकते हैं।
अगर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो पैनक्रियाज अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मींस पैनक्रियाज की जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल हैं वो काम नहीं कर रही हैं, तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या फिर पैनक्रियाज को ही ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर किडनी किडनी में प्रॉब्लम आ रही है तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। देन वेट लॉस सर्जरी हम करवा सकते हैं। वेट अगर कम होगा तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि ओबीज पर्सन में ही ज़्यादातर होती है। अब जो हमारा मेन टॉपिक था फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस या रिहेबिलिटेशन ऑफ डायबिटिक पर्सन, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर हम बात करें कि फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर डायबिटीज़ के लिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, हाउ कैन फिजिकल एक्टिविटी हेल्प मी टेक केयर ऑफ माई डायबिटीज़। डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज, ये फिजिकल थेरेपी जो है, ये फिजिकल एक्टिविटीज़ कैसे हेल्प करेगी। तो इसके लिए सबसे पहले फिजिकल एक्टिविटी एंड कीपिंग अ हेल्दी वेट कैन हेल्प यू टेक केयर ऑफ योर डायबिटीज़ एंड प्रिवेंट डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन। अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, फिजिकली एक्टिव रहते हैं और साथ ही साथ जो हमारा वेट है उसको मेंटेन करके रखते हैं, एक नॉर्मल वेट, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हम तो डायबिटीज़ से बचेंगे ही बचेंगे, और उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर डायबिटीज़ मान लीजिए हो गई है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस जो है उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटी हेल्प योर ब्लड ग्लूकोज आल्सो कॉल्ड ब्लड शुगर स्टे इन योर टारगेट रेंज। और अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है या ब्लड ग्लूकोज है वो टारगेट रेंज पर रहेगा, मीन्स जितनी ज़रूरत है बॉडी में उतना लगभग रहेगा। और जो हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे तो हमारी एनर्जी की ज़रूरत होगी तो उसमें यूज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हाउ डज एक्सरसाइज हेल्प, एक्सरसाइज कैसे हेल्प करती है। तो सबसे पहले जैसे कि हमने बताया, जो हमारा ब्लड शुगर लेवल होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, वो लोअर हो जाता है, कम हो जाता है। साथ ही साथ इम्प्रूव बॉडी एबिलिटी टू यूज इंसुलिन, और जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे तो बॉडी की एबिलिटी इंक्रीज होगी, जिससे इंसुलिन का यूज हो जाएगा। अगर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है तो इसमें इंसुलिन का यूज होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल भी डाउन होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, इंसुलिन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी थोड़ा कम हो जाती है। तो एक्सरसाइज करेंगे, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम होगी, तो हमारे लिए ही फ़ायदा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि एक्सरसाइज से और क्या हेल्प मिलता है, तो रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन। जो डायबिटीज़ की वजह से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनका रिस्क कम हो जाता है, जैसे हार्ट में कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, ब्रेन में जैसे कि न्यूरोपैथी हो सकती है, या पेरिफेरल न्यूरोपैथी जैसे कि नर्व में पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो आई में रेटिनोपैथी, किडनी में नेफ्रोपैथी। तो ये सारी कंडीशन से हमें छुटकारा मिल सकता है अगर हम करेंगे, इसके रिस्क जो है थोड़ा कम हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट शुड आई डू बिफोर आई स्टार्ट अ फिजिकल एक्टिविटीज़ प्रोग्राम। हमें क्या करना चाहिए फिजिकल एक्टिविटीज़ प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहले जैसा कि कोई भी प्रोग्राम, कोई भी एक्टिविटीज हम स्टार्ट करते हैं, तो बिफोर यू स्टार्ट अ फिजिकल एक्टिविटीज प्रोग्राम यू शुड टॉक विद योर फिजियोथेरेपिस्ट। तो सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट से कॉन्टेक्ट करना चाहिए, उनसे बात कर लेनी चाहिए, तो वो आपको पूरा प्लान समझा देंगे। फिर प्लान बनाना चाहिए। देन फाइंड एन एक्सरसाइज फ्रेंड, और एक फ्रेंड को और फाइंड आउट करना चाहिए जो आपके साथ एक्सरसाइज कर सके, या फिर फिजियोथेरेपिस्ट अगर आपके साथ है उसके अंडर में आप रह के करना चाहते हैं तो फिर अच्छी बात है। देन डिसाइड हाउ यू विल ट्रैक योर फिजिकल एक्टिविटीज़। फिर डिसाइड करना है कैसे आप फिजिकल एक्टिविटीज़ कंटिन्यू करेंगे, डे बाय डे टाइमिंग क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें। डिसाइड हाउ यू विल रिवार्ड योर सेल्फ, और ये आपको डिसाइड करना है कि आप अपने आप को कैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ के जरिए हेल्दी रख सकते हैं, खुद को कैसे गिफ्ट एक रिवार्ड दे सकते हैं। और हम बात करते हैं व्हाट काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कैन हेल्प, और किस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ हमें हेल्प करेंगी। ये अगर हम इसकी बात करें तो मेनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ कैन हेल्प यू टेक केयर ऑफ योर डायबिटीज़। बहुत सारी टाइप की एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी डायबिटीज़ को ठीक कर सकती हैं। इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ कैन हेल्प, छोटी छोटी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो भी हेल्प करती हैं। यू कैन मेजर योर फिजिकल एक्टिविटी लेवल बाई हाउ मच इफर्ट यू यूज, और इससे क्या होगा कि फिजिकल एक्टिविटीज़ का लेवल पहले मेजर करोगे कि कितना आप इफर्ट यूज कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग फिजिकल एक्टिविटीज़ करोगे। मीन्स इसका कहने का मतलब है कि माइल्ड एक्टिविटीज़, मॉडरेट एक्टिविटीज़ या विगरस एक्टिविटीज़, जैसा आप इफर्ट यूज कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग करेंगे। साथ ही साथ आपको फिजियोथेरेपिस्ट से सजेशन लेना है, वो आपको बताएगा कि आपको कितनी एक्टिविटीज़ करनी है, कितने टाइम के लिए करना है। तो फिजियोथेरेपिस्ट सजेस्ट दैट
यू एम फॉर 30 to 60 मिनट ऑफ मॉडरेट टू बिगरस फिजिकल एक्टिविटी मोस्ट डेज ऑफ द वीक। इसमें है कि अगर कोई मान लीजिए एडल्ट पर्सन है तो उसको 30 से 60 मिनट जो है मॉडरेट टू बिगरस एक्टिविटीज़ जो है करनी चाहिए वीक में, अगर उसको सीवियरली डायबिटीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ कंडीशन है तो उसको जो है मॉडरेट माइल्ड टू मॉडरेट एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट की बात है, टाइप 2 डायबिटीज़ है अगर, तो 10 to 17 ईयर्स ओल्ड अगर हैं चिल्ड्रन, तो उनमें क्या करना है कि 60 मिनट तक लगभग मॉडरेट टू बिगरस एक्टिविटीज एवरी डे करनी चाहिए। साथ ही साथ फिजियोथेरेपिस्ट कैन टेल यू मोर अबाउट व्हाट काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज इज बेस्ट फॉर यू, और फिजियोथेरेपिस्ट आपको ये भी बताएगा कि किस टाइप की फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए बेस्ट हैं, उसके अकॉर्डिंग आप जो है करेंगे। मीन्स दे कैन आल्सो टेल यू व्हेन एंड हाउ मच यू कैन इंक्रीज योर फिजिकल एक्टिविटी लेवल, और साथ ही साथ आपको कब करना है, कैसे करना है और कितना फिजिकल एक्टिविटीज़ का लेवल आप इंक्रीज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको फिजियोथेरेपिस्ट बताएगा। तो फिजियोथेरेपिस्ट से सजेशन लेने के बाद ही खुद से अगर सेल्फ कर रहे हैं तो स्टार्ट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज़ 3 टाइप्स की हैं, लाइट फिजिकल एक्टिविटीज़, मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड बिगरस फिजिकल एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले हम लाइट फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात करें, अगर कोई सीवियर डायबिटिक पर्सन है तो उसके लिए लाइट एक्टिविटीज़ बहुत ईजी होती हैं। योर फिजिकल एक्टिविटी लेवल इज लाइट इफ़ यू आर ब्रीदिंग नॉर्मली, जैसे नॉर्मली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, यू आर नॉट स्वेटिंग, जैसे अगर आप स्वेटिंग नहीं कर रहे हैं, यू कैन टॉक नॉर्मली आर इवन सिंग, जैसे कि धीरे धीरे गुनगुनाना होता है, गाना होता है, या नॉर्मली टॉकिंग होती है, वो अगर आप में है तो मतलब ये लाइट वर्क है। मीन्स वो एक्टिविटीज आपको करना है जो बिल्कुल जिसमें आपको ज़्यादा इफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात करें तो मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं ये थोड़ा सा हार्ड होती हैं लाइट से। योर फिजिकल एक्टिविटी लेवल इज मॉडरेट इफ़ यू आर ब्रीदिंग क्विकली, जैसे तेज़ी से सांस लें, थोड़ा तेज़ी से। उसके बाद जैसे आप ब्रीद आउट करते हैं, एट यू आर नॉट आउट ऑफ ब्रीथ, जैसे मीन्स आपको सांस केवल लेना है और इतना टाइम नहीं देना है कि आप सांस छोड़ रहे हैं, मतलब सांस छोड़ेंगे लेकिन वो आप उसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो मीन्स जो आपका ब्रीदिंग रेट है कुल मिला के इंक्रीज करना है थोड़ा सा। यू आर लाइटली स्वेटिंग आफ्टर 10 मिनट ऑफ एक्टिविटीज, और अगर आप ऐसा करते हैं और कोई ऐसी एक्टिविटीज करेंगे जो मॉडरेट में आती हैं, जैसे स्लोली जॉगिंग, स्लोली रनिंग, तो ये आपकी आएगी। और अगर 10 मिनट ऐसी एक्टिविटीज कोई कर लेते हैं तो आपको स्वेटिंग आएगी। साथ ही साथ यू कैन टॉक नॉर्मली एट यू कैन नॉट सिंग, आप नॉर्मली इसमें टॉक कर सकते हैं पर सिंग नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं बिगरस फिजिकल एक्टिविटीज़ की, जो कि मीन्स प्री डायबिटिक कंडीशन में, या अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा इंक्रीज नहीं है तो उस कंडीशन में करना है। तो विगरस आर इंटेंस एक्टिविटीज़ फील हार्ड, तो ये हार्ड होती हैं। और इसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ का जो लेवल है इज बिगरस इफ़ यू आर ब्रीदिंग डीपली एंड क्विकली, इसमें आप अगर डीप ब्रीदिंग लेते हैं और क्विकली करते हैं तो ये आएगा आपका। यू आर स्वेटिंग आफ्टर अ फ्यू मिनट ऑफ एक्टिविटीज, सेटिंग होगी। एंड ना तो आप नॉर्मली टॉक कर पाएंगे और ना ही कुछ, जब भी आपको टॉकिंग करनी होगी तो आपको अपनी ब्रीदिंग जो है थोड़ा स्टॉप करना होगा, नॉर्मल करना होगा, तभी आप नॉर्मल टॉक कर सकते हैं। देन अब हम बात करते हैं कि डू एरोबिक एक्सरसाइज, हमें एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे डूइंग मॉडरेट टू बिगरस एरोबिक एक्सरसाइज फॉर 30 to 60 मिनट आ डे मोस्ट डेज ऑफ द वीक प्रोवाइड मेनी बेनिफिट। तो 30 to 60 मिनट करना चाहिए एक एडल्ट के लिए, जो है वीक में वीक में कई सारे दिन, या रेगुलर करें तो और अच्छी बात है। तो इसमें जैसे वॉकिंग ब्रिस्कली, हिकिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, स्विमिंग आर टेकिंग अ वाटर एरोबिक क्लासेस, साथ ही साथ डांसिंग, राइडिंग अ बाइसिकल आउटडोर आर स्टेशनरी बाइसिकल इंडोर, ये हम कर सकते हैं। साथ ही साथ टेकिंग एन एक्सरसाइज क्लास, प्लेइंग फुटबॉल, टेनिस बॉल आर अदर स्पोर्ट्स, इन लाइन स्केटिंग, आइस स्केटिंग या स्केटिंग बोर्ड एक्सरसाइज। तो जितने भी एरोबिक एक्सरसाइज हैं इनको हम कर सकते हैं, ये हमारी मॉडरेट टू बिगरस में आती हैं। देन अगर हम बात करें स्ट्रेंथ, डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टू बिल्ड मसल्स, मसल पावर को बिल्ड करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज अ लाइट टू मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी, ये लाइट टू मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी में आती है, जैसे डंबल को अप डाउन करना डंबल में, साथ ही साथ हल्का फुल्का 1-2 पुशअप्स, बस ज़्यादा नहीं। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो है मसल्स पावर इंक्रीज होगी।
जो हमारी बोन है वो हेल्दी रहेंगी। साथ ही साथ व्हेन यू हैव मोर मसल्स एंड लेस फैट यू हैव बर्न मोर कैलोरीज बिकॉज मसल्स बर्न मोर कैलोरीज देन फैट। अगर आप में ज़्यादा फैट मसल्स हैं और फैट कम है तो फिर आपको ज़्यादा एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, जिसकी वजह से जो हम आपकी मसल्स में ग्लूकोज जो है ज़्यादा बर्न होगा तो आप में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा। बिटवीन एक्सरसाइज बर्निंग मोर कैलोरीज कैन हेल्प यू लूज एंड कीप ऑफ वेट। और ज़्यादा कैलोरी अगर बर्न होगी तो इससे आपका वेट जो है थोड़ा लूज होगा और जो है वेट नॉर्मल हो जाएगा। वेदर यू आर अ मैन आर वुमेन यू कैन डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विद हैंड वेट इलास्टिक बैंड या वेट मशीन टू टू 3 टाइम अ वीक में 2 से 3 टाइम्स जो है हमें करना चाहिए। जैसे हैंड वेट की वजह की हेल्प से कर सकते हैं, इलास्टिक बैंड की हेल्प से कर सकते हैं, वेट मशीन की हेल्प से कर सकते हैं। तो इससे जो है हमारी मसल की स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज होगी, मसल्स जो है बिल्डअप होगी, बोन हेल्दी रहेगी और हमारे मसल्स में कैलोरी ज़्यादा बर्न होगी तो हमारा वेट जो है नॉर्मल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डू स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आर अ लाइट टू मॉडरेट, ये भी फिजिकल एक्टिविटी है लाइट टू मॉडरेट ही, दैट बोथ मैन एंड वुमेन कैन डू, दोनों लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल योगा इज ए टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग दैट फोकसेस ऑन योर ब्रीदिंग एंड हेल्प योर रिलैक्स। तो जैसे योगा है वो भी कर सकते हैं, एक टाइप की स्ट्रेचिंग ही है। तो इस ब्रीदिंग जो हम करते हैं और फिर रिलैक्स हो जाते हैं इस तरह से। साथ ही साथ अदर सेल्फ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हम भी कर सकते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज है। इवन यू हैव प्रॉब्लम मूविंग आर बैलेंसिंग सर्टन टाइप ऑफ योगा कैन हेल्प। बहुत सारे टाइप्स की योगा हैं जो हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल चेयर योगा है स्ट्रेच यू कैन डू व्हेन सिटिंग इन ए चेयर, जैसे आप सिटिंग चेयर पर बैठे हुए हैं तो भी स्ट्रेच कर सकते हैं। साथ ही साथ व्हेन यू स्ट्रेच यू इंक्रीज योर फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे जैसे आप स्ट्रेच होंगे फ्लेक्सिबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी, लोअर योर स्ट्रेस, आपका स्ट्रेस कम होगा। साथ ही साथ हेल्प प्रिवेंशन यू आप ब्लड सोर मसल्स में जो शोर है वो भी प्रिवेंट होगा। साथ ही साथ मसल्स की जो है फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं तो स्ट्रेचिंग से कर सकते हैं। और जैसे कि हमने इमेज में दिखाया सेल्फ स्ट्रेचिंग भी हो सकती है। और हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो कि अपने डेली रूटीन में हमें ऐड करना चाहिए। जैसे वॉक अराउंड व्हाइल यू टॉक ऑन द फोन, जैसे आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो आप घूम घूम के बात कर रहे हैं तो इससे आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है। साथ ही साथ इफ़ यू हैव किड्स आर ग्रैंड किड्स विजिट आ जू आर पार्क विद देम, जैसे आपके पास आपके घर में अगर छोटे मान लीजिए बच्चे हैं या फिर आपके पास कोई एनिमल आप अगर रखे हुए हैं अपने घर में छोटे छोटे एनिमल, तो उनके साथ जो है आप पेट एनिमल अगर हैं तो उनके साथ आप जो है जू या पार्क जाके घूम सकते हैं। टेक अ वॉक थ्रू योर नाइबरहुड, या अपने चारों तरफ घूम सकते हैं। व्हेन यू वॉच टीवी, जैसे अगर आप टीवी देख रहे हैं, गेट अप एंड वॉक अराउंड द रूम ड्यूरिंग कमर्शियल्स, तो उस टाइम जो है अगर आपको अगर थोड़ा बीच में गैप मिल रहा है तो आप उठ करके बीच बीच में और अपने रूम में घूम सकते हैं। डू योर वर्क सच एज वर्क इन द गार्डन आर रेक लीव्स क्लीन द हाउस आर वॉश द कार, ये सारी एक्टिविटीज जो है आप कर सकते हैं। पार्क एट द फार एंड ऑफ द शॉपिंग सेंटर पार्किंग लॉट एंड वॉक टू द स्टोर। तो ये सारी चीज़ें मीन्स कुल मिला के आपको फिजिकली एक्टिव रहना है, ये आपके अपने डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ में रूटीन में ऐड करना है। साथ ही साथ टेक द स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ एलिवेटर की जगह, या हम यूँ कहें कि हमें स्टेयर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है और एलिवेटर को अवॉइड करना है। साथ ही साथ स्ट्रेच और वॉक अराउंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ कॉफ़ी ब्रेक एंड ईटिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम इन अ डे टू डू फिजिकल एक्टिविटीज़, दिन में कौन सा अच्छा टाइम होता है जो हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ करना चाहिए। तो ये टाइम आपका फिजियोथेरेपिस्ट डिसाइड करेगा और ये टाइम जो है आपके डेली शेड्यूल पर डिपेंड करता है कि आपका ईटिंग प्लान क्या है, आप डायबिटिक मेडिसिन कब लेते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। इफ़ यू हैव टाइप 1 डायबिटीज़, अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो आपको जो है बिगरस फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि उस टाइम में क्या होता है कि यूरिन में जो है कीटोन होती है, ब्लड में जो है कीटोन होती है। कीटोन क्या है? एक टाइप का केमिकल है जो हमारे बॉडी में जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो कीटोन प्रोड्यूस होने लगता है। इफ़ यू आर फिजिकली एक्टिव व्हेन यू हैव कीटोन इन योर ब्लड आर यूरिन योर ब्लड ग्लूकोज लेवल मे गो इवन हायर। तो इसमें क्या होता है, जब हमारा ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है
और टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो उस कंडीशन में जो हम विगरस एक्टिविटीज़ अगर करते हैं कोई एक्टिविटीज़, तो इंसुलिन का लेवल कम होता है, इस वजह से जो है कीटोन का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है। तो इस कंडीशन में हमें जो है टाइप 1 डायबिटीज़ है तो फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो विगरस एक्टिविटीज़ जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। साथ ही साथ लाइट टू मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है हमें करनी चाहिए टाइप 2 डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए। और हाँ, ये कब करेंगे जब कीटोन जो है हमारे ब्लड में ना हो कि और पहली बात कीटोन जो है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में बहुत रेयर होता है। तो इसलिए जो आपका के फिजियोथेरेपिस्ट हैं जिनसे आप कंसल्ट करते हैं उनसे एक बार अपना ब्लड शुगर लेवल जो है यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट ये सारा करवा के दिखा देना चाहिए। उसके बाद वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको माइल्ड टू मॉडरेट एक्टिविटीज़ करना है या विगरस एक्टिविटीज़ करनी है, नहीं करनी है, किस टाइप की डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें। अब अगर हम बात करें एक्सरसाइज विद डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन, डायबिटीज़ के जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं उन कंडीशन में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी, एक कंडीशन है। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी में क्या करना है हमें, जो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी में जो हमारी नर्व्स होती हैं एक्सट्रीमिटीज़ की वो डैमेज हो जाती हैं, तो उसकी वजह से टिंगलिंग सेंसेशन, पेन, लॉस ऑफ सेंसेशन इन योर टोज, फीट एंड फिंगर्स, सेंसेशन लॉस हो जाता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी इंक्रीज द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ बैलेंस, तो इसकी वजह से बैलेंस लॉस इंक्रीज हो जाता है। एंड सब्सिक्वेंटली द इंक्रीज रिस्क ऑफ फॉलिंग, तो इसकी वजह से फॉलिंग के रिस्क जो है इंक्रीज हो जाते हैं। साथ ही साथ द पेन एंड बर्निंग कैन इट डिफ़िकल्ट टू वॉक, और पेन बर्निंग की वजह से वॉकिंग में भी डिफ़िकल्टी होती है। तो इसके लिए जो एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है उसमें है इनकॉर्पोरेट बैलेंस एक्सरसाइज एंड अवॉइड वेट बेयरिंग एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग, जॉगिंग। तो इसमें जो है बैलेंस एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करनी है और जो है वेट बेयरिंग एक्टिविटीज जो है उसे अवॉइड करना है, जैसे वॉकिंग हुआ, जॉगिंग हुआ। साथ ही साथ गुड चॉइस आर द स्टेशनरी बाइक एंड स्विमिंग, और स्टेशनरी बाइक या स्विमिंग जो है ये जो है हमें करना है। अब हम बात करते हैं चारकोट फुट। चारकोट फुट क्या होता है, इट इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ पेरिफेरल न्यूरोपैथी इन विच देर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द नर्व ऑन द बॉटम ऑफ द फुट, फुट के बॉटम पर नर्व का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, तो उससे चारकोट फुट हो जाता है। द फुट इवेंचुअली बिकम डिफार्म एंड लॉस सेंसेशन, तो इसकी वजह से क्या होता है, फुट डिफार्म होने लगता है और सेंसेशन उसका चला जाता है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू स्टे ऑफ योर फिट एज मच एज पॉसिबल, तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि अपने फुट को थोड़ा सा ओपन करके रखें जितना पॉसिबल हो। साथ ही साथ और ज़्यादा हमें मूवमेंट नहीं करना है। इसमें एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, यूज अ स्टेशनरी आर्म बाइक आर डू चेयर एक्सरसाइज यूजिंग फ्री वेट इन अ सीटेड पोजीशन, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। देन हम अगर बात करें प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी अगर है, तो प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी इज एडवांस्ड डायबिटिक आई डिजीज है इन विच न्यू फ्रेगाइल सेल डेवलप ऑन द ऑप्टिक डिस्क, पर न्यू फ्रेगाइल सेल डेवलप होने लगती हैं। दीज न्यू सेल आर प्रोन टू लीकेज ऑन हेमरेज इनटू द आईज, और इसकी वजह से लीकेज या हेमरेज होने लगता है आई में, और जिसकी वजह से लॉस ऑफ विजन हो जाता है, मीन्स ब्लाइंडनेस की दिक्कत आने लगती है। यू मे आल्सो बी एट रिस्क ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट, और इसका भी रिस्क होने लगता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, स्टिक टू नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज सच एज मॉडरेट इंटेंसिटी बाइकिंग आर वॉकिंग इन ए पूल, तो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। आर ट्राई स्लो स्टडी हिकिंग, बॉल रूम डांसिंग आर इलिप्टिकल मशीन एट लो टू मॉडरेट इंटेंस एक्सरसाइज हम जो है इसमें कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेफ्रोपैथी की। नेफ्रोपैथी इज डैमेज टू द किडनी, किडनी की डैमेज होने की वजह से होता है, which इवेंटली लीड टू कंप्लीट किडनी शट डाउन एंड द नीड ऑफ डायलिसिस, अगर कंप्लीट किडनी शट डाउन हो जाती है तो उसमें डायलिसिस की जरूरत हमें पड़ती है। विद नेफ्रोपैथी एक्सरसाइज कैपेसिटी इज डिक्रीज बिकॉज ऑफ द बिल्डअप ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट इन द बॉडी, तो इसकी वजह से क्या होता है नेफ्रोपैथी में कि एक्सरसाइज की कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि उस टाइम बेस्ट प्रोडक्ट जो है ज़्यादा बिल्डअप होने लगते हैं बॉडी में, तो इसके लिए हमें करना है लाइट टू मॉडरेट एक्सरसाइज जो है हमें करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो हम एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो उस टाइम हमारा क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, मीन्स हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है। तो उसके क्या साइंस सिम्टम्स हैं, जैसे शेकिंग आर एंजाइटी, चेंजेज इन कोऑर्डिनेशन या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, साथ ही साथ चेंजेज इन एबिलिटी टू थिंक्स, चेंजेज इन विजन, ये सारी चीज़ें तो आर और सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे स्वेटिंग हुआ, पेलर स्किन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, इरिटेबिलिटी, हंगर, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर हमें ग्लूकोज सप्लीमेंट ले लेना चाहिए थोड़ा सा, अगर ऐसी ज़रूरत नीड है तो।
अब हम बात करते हैं कि हमें फिजिकल एक्टिविटीज के दौरान जो है 3 बातें ध्यान रखना चाहिए। वो क्या है? पहली बात है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चेक विद योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिफोर स्टार्टिंग एनी एक्सरसाइज। अब सबसे एक्सरसाइज प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले, फिजिकल एक्टिविटीज स्टार्ट करने से पहले जो आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनसे जो है ब्लड शुगर लेवल जो है चेक करवा लेना चाहिए। ये उनसे एक बार चेकअप करवाने के बाद ही स्टार्ट करना चाहिए। ऑलवेज चेक ब्लड शुगर ग्लूकोज बिफोर एंड आफ्टर द एक्सरसाइज रूटीन। जो आपका एक्सरसाइज रूटीन है उससे पहले, वो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले और एक्सरसाइज करने के बाद ब्लड शुगर लेवल जो है वो चेक करना चाहिए। साथ ही साथ मेकिंग एन अपॉइंटमेंट विद फिजियोथेरेपिस्ट कैन बी वेरी हेल्पफुल इफ़ यू हैव एनी कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज। और साथ ही साथ टाइम टू टाइम जो है, अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट से जो है अपॉइंटमेंट लेते रहना चाहिए, मिलते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो आपके अगर डायबिटीज़ के कोई कॉम्प्लिकेशंस दिखते हैं तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। दिस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। थैंक यू सो मच।